वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, कामागाटा मारू की क्रांतिकारी जल यात्रा दर्द भरी दास्तान को दो भागों में एपिसोड 215 एवं 216 में आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। आपने यह दोनों एपिसोड अवश्य सुने होंगे, जो न केवल भारतीयों के उत्साह निर्भीकता को दर्शाते हैं, बल्कि किसी प्रकार के जोखिम चुनौतियों से जूझने संघर्ष करने में भी तत्पर, असंभव को संभव में परिवर्तित करने की क्षमता व सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर। कामागाटा मारू की क्रांतिकारी जल यात्रा का बीड़ा बाबा गुरदीप सिंह जी ने चुनौतियों को देखते हुए साहसिक कदम उठाया। पैसों की परवाह नहीं थी, बल्कि वह कनाडा सरकार को सबक सिखाना चाहते थे कि भारत भले ही उस समय सन 1914 में स्वतंत्र नहीं था, परंतु सरकार से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद भी नहीं थी। उसके बावजूद इन सभी विषमताओं को भेदते हुए एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बाबा गुरदीप सिंह आगे बढ़ते गए और जापानी जहाज कंपनी से कामागाटा मारू जहाज $66,000 पर 6 महीने के लिए किराए पर ले लिया। $25,000 स्वयं से खर्च कर यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए जहाज में आवश्यक फेरबदल कर 376 भारतीयों को लेकर कनाडा के लिए चल पड़े। क्रांतिकारी बाबा गुरदीप सिंह का जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के तरन तारण जिले के सरहाली गांव में 25 अगस्त सन 1860 में हुआ था। आपके पिता सरदार हुकम सिंह मध्यम वर्गीय किसान थे और आपके दादा सरदार रतन सिंह महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में जनरल थे। सन 1870 में पंजाब में सूखा पड़ने से अकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं और बाबा गुरदीप सिंह जी के पिता नौकरी की तलाश में मलेशिया पहुंच गए। सन 1875 में बाबा गुरदीप सिंह के बड़े भाई पहला सिंह भी मलेशिया पहुंच गए। बाबा गुरदीप सिंह 15 वर्ष के थे। पैतृक गांव सरहाली में कृषि कार्य में पिता के मलेशिया से वापस आ जाने पर पूरी मदद करते। वहीं दूसरी ओर बाबा गुरदीप सिंह 15 वर्ष की अवस्था में एक अच्छे घुड़सवार भी बन गए। फौज में नौकरी उनको आकर्षित करती थी, परंतु वह ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं हो पाए। बाबा गुरदीप सिंह ने धर्मशाला में ही गुरमुखी पढ़नी लिखनी सीखी। सन 1882 में मलेशिया में पहुंच गए और वहां एक चीनी जनरल मर्चेंट दुकान पर नौकरी कर ली। बाबा गुरदीप सिंह कुछ महीने में ही व्यापार के गुण समझ गए और व्यवहार भाषा से दुकानदार का दिल भी जीत लिया और लीडरशिप योग्यता भी झलकने लगी। बाबा गुरदीप सिंह अब ठेकेदार बन गए और ठेकेदारी आपकी आय का साधन। अच्छी खासी आय होने लगी। इसी वर्ष सन 1909 में कनाडा में भारतीयों के साथ भेदभाव, अपमान, प्रताड़ना की घटनाएं होने लगीं और कनाडा सरकार ने एशिया के बाकी देशों की अपेक्षा भारतीयों पर ही कनाडा प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया था। सन 1909 से 1910 में खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा वैंकूवर कनाडा में भारतीयों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करती थी, जिसके अध्यक्ष भाग सिंह भिखीविंड एवं इसी गुरुद्वारे के पुजारी ग्रंथी भाई बलवंत सिंह खुर्दपुर एवं कनाडा के प्रतिष्ठित नागरिक भाई हाकम सिंह जागीरदार परिवार को लेने के लिए सन 1911 में भारत आए। परिवार के साथ भाग सिंह एवं भाई बलवंत सिंह 11 दिसंबर सन 1911 को कनाडा वापस आ गए, परंतु दोनों व्यक्तियों के परिवारों को कनाडा में प्रवेश से रोक लगा दी और अपवर्जन जेल में बंदी बनाया। यद्यपि भारतीय प्रतिनिधि मंडल कनाडा सरकार से भारतीयों के हितों, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु लगातार अपील कर रहा था। इस प्रकार कनाडा सरकार का भारतीयों से सौतेला व्यवहार, प्रताड़ना, अपमान ने बाबा गुरदीप सिंह के स्वाभिमान पर करारी चोट पहुंचाई। अब तक बाबा गुरदीप सिंह एक धनवान व्यापारी बन चुके थे और यह ठान भी लिया था कि कनाडा सरकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीयों को कनाडा लेकर ही जाएंगे, जैसा कि हम एपिसोड 215-216 में आपको बता चुके हैं। बाबा गुरदीप सिंह ने जापान की जहाज कंपनी से जहाज से ले 376 भारतीयों के साथ हांगकांग से 4 अप्रैल सन 1914 को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हो गए। 23 मई 1914 को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंच गए, परंतु कनाडा सरकार ने यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने से रोक लगा दी और कड़ी सुरक्षा कर दी, ताकि ना कोई बंदरगाह पर आ सके और ना ही कोई यात्री कामागाटा मारू जहाज से उतर सके। यात्री जिन्होंने बाबा गुरदीप सिंह से विश्वासघात किया, केवल उन्हीं को ही कनाडा सरकार ने कनाडा में प्रवेश दिया। कैसा हास्यास्पद! कनाडा सरकार का कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों के साथ अमानवीय
सौतेला व्यवहार, प्रताड़ना, जेल में बंद कैदियों से भी बुरा व्यवहार किया और पानी भोजन के लिए भी बहुत परेशान किया। अंततोगत्वा 23 जुलाई सन 1914 को 356 यात्रियों के साथ कामागाटामारू जहाज ने भारत के लिए यात्रा शुरू की। 29 सितंबर सन 1914 को कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर इसे रोक दिया गया और 29 सितंबर सन 1914 को सायंकाल ब्रिटिश शासन द्वारा यात्री पर गोली चलाई गई, जिसमें से 21 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जो वीर गति को प्राप्त हो गए। बजबज बंदरगाह से बाबा गुरदित सिंह पुलिस की नज़र से बचकर निकल गए और 7 वर्ष गुमनामी में गुजारे। पुलिस आपको तलाशती रही परंतु असफल रही। मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सन 1919 में अमृतसर में बैठक बुलाई और उस बैठक में कामागाटामारू जहाज की दर्दनाक दास्तान पर नकारात्मक रवैया अपनाया गया, जिसने बाबा गुरदित सिंह को बुरी तरह से झकझोर दिया और वह सोचने लगे कि विदेशी तो विदेशी, हाय अपने देश की बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी भावना शून्य, कोई सहानुभूति नहीं। बाबा गुरदित सिंह अज्ञातवास से बाहर आने को व्याकुल होने लगे ताकि वह इन कांग्रेसी नेताओं को कामागाटामारू की दर्दनाक दास्तान स्वयं बता सके। निरंतर प्रयासों के बाद 2 अप्रैल सन 1920 को बाबा गुरदित सिंह जी ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की, परंतु अत्यंत खेद कि महात्मा गांधी जी ने भी बाबा गुरदित सिंह जी द्वारा सुनाई गई दर्द भरी दास्तान को नज़रअंदाज कर दिया। सहानुभूति प्रकट करने नहीं की, बल्कि बाबा गुरदित सिंह जी को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह भी दे डाली। हाय यह क्या हुआ, जिसे अपना समझा वह भी पराया निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आखिरकार में बाबा गुरदित सिंह जी ने 10 नवंबर सन 1921 को वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर वह उपस्थित हो गए। पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर 3 महीने के लिए बंदी बनाया और उन्हें उस समय वर्तमान पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल, जिसे उस समय भारत का काला पानी भी कहा जाता था, वहीं उनको सजा दी गई, वहीं उन्हें बंदी बनाया गया। हम कितने स्वार्थी कि हमने पुण्य आत्माओं को भुला ही दिया, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्हें याद करने का कोई प्रयोजन भी नहीं। कितना दुखद एवं पीड़ादायक। ब्रिटिश प्रशासन ने आपको 28 फरवरी सन 1922 को रिहा कर दिया। कैसा दुखद, एक तरफ कनाडा सरकार द्वारा प्रताड़ना, अपमान, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासन एवं भारत में नेताओं ने भी आपको अत्यंत निराश किया। 6 मार्च 1922 को अमृतसर में ब्रिटिश शासन ने बाबा गुरदित सिंह जी को पुनः गिरफ्तार कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 26 जुलाई सन 1922 को जज ने बाबा गुरदित सिंह जी को 5 साल की काला पानी के कठोर कारावास की सजा सुना दी। यद्यपि पूरी अदालती कार्रवाई में बाबा गुरदित सिंह जी ने बेधड़क होकर अंग्रेजी सरकार और कनाडा सरकार की खूब बखिया उधेड़ी। सन 1931 और 1933 के मध्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई बार आपको गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारी निर्भीक बाबा गुरदित सिंह 24 जुलाई सन 1954 को अमृतसर में चिर निद्रा में लीन हो गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी बाबा गुरदित सिंह जी को। वे इस अवसर पर एक कविता याद आती है। शीर्षक है राष्ट्र का चिंतन मन में। एक राष्ट्र का चिंतन मन में, एक राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। एक राष्ट्र चिंतन का मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो, कोटि कोटि जनता की जय हो। भारत जननी एक हृदय हो, स्नेह सिक्त मानस की वाणी, गूंजे गिरा यही कल्याणी। चिर उदार भारत की संस्कृति, सदा अभय हो, सदा अभय हो, सदा अभय हो, सदा अभय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। मिटे विषमता सर से समता, रहे मूल में मीठी ममता। तमस कालियाँ को विदीर्ण कर, जन जन का पथ ज्योतिर्मय हो, जन जन का पथ ज्योतिर्मय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एक धर्म भाषा विभिन्न स्वर, एक राग अंतर में सजकर, झंकृत करे हृदय तंत्री को, स्नेह भाव प्राणों में लय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कृपया इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।